माननीय पटना हाईकोर्ट में बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट चैलेंज किया जा रहा है कई आधार बनाते हुए, और उनके द्वारा ये प्रेयर किया जा रहा है कि इस रिजल्ट पर रोक लगा दी जाए। जो पॉइंट्स याचिका के तौर पर उसमें डाले गए हैं उसमें कितनी मजबूती है, क्या वाकई में ये पॉइंट्स माननीय पटना हाईकोर्ट के समक्ष कुछ मिनट टिक भी पाएंगे अथवा केस खारिज हो जाएगा। किन पॉइंट्स में मजबूती है और किन पॉइंट्स में बिल्कुल भी आधार नहीं है, इसके रिगार्डिंग डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो का मकसद कतई भी आयोग का या फिर बिहार की शिक्षा विभाग का विरोध करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी गलती की वजह से एक जेन्युइन कैंडिडेट अगर बाहर है रिजल्ट से तो उसको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कानून ही ये कहता है कि भले ही 1000 दोषियों को छोड़ना पड़े लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है और किसी भी कारणवश किसी भी भूलवश अगर वह इस रिजल्ट में नहीं है तो उसको भी हक है इस रिजल्ट में आने के लिए, और चाहे उसके लिए कोई भी हथकंडा क्यों ना अपनाना पड़े, अभ्यर्थियों को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए कानून बना हुआ है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि मैं इस रिजल्ट पर कतई भी नहीं चाहूंगा कि रोक लग जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को रोजगार मिलने जा रहा है और इस प्रकार के मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन मैं इस पक्ष में जरूर हूं कि जेन्युइन कैंडिडेट को मौका जरूर मिलना चाहिए, अगर किसी भी गलती की वजह से अगर वो बाहर हो रहे हैं तो। आयोग और शिक्षा विभाग तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो जो भूल हुई है उसको सही करते हुए निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को विश्वास में लेते हुए या तो सभी को फिर से मौका दिया जाए या फिर रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करना चाहिए, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है कम से कम उनके साथ इंसाफ हो सके। पहला पॉइंट जो माननीय पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा बनाया जा रहा है कि जो बिहार के बाहर की महिला कैंडिडेट हैं उनको 50% आरक्षण का लाभ क्यों दिया जा रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, उनका दावा यह है कि अनारक्षित महिला वाली जो सीट है 13,435, इस पर अदर स्टेट की महिला को मौका नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अनारक्षित जो सीट है 13,397 इस पर उनको मौका मिलना चाहिए। देखिए ये पॉइंट बिल्कुल निराधार है और माननीय पटना हाईकोर्ट में एक सेकेंड भी नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा इसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए जब से बिहार राज्य सरकार ने अदर स्टेट को अलाउ किया था तब से ही मैं ये बातें बता रहा हूं कि महिलाएं जो है वो अनारक्षित महिला सीट पर जाएंगी, जबकि 95% जो भी मेरे पास उस समय जब मैं ये सूचना देता था तो 95% मेरा विरोध किया जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, महिलाओं को अनारक्षित सीट पर भेजा जाएगा, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। कैसे पॉसिबल नहीं है, ध्यान से समझिएगा। बिहार राज्य सरकार के द्वारा जब आर्टिकल 16(2) के अंतर्गत अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि हम अदर स्टेट कैंडिडेट को 40% सीटों पर मौका देने जा रहे हैं। अगर आप केवल अनारक्षित सीट पर अदर स्टेट को मौका देंगे तो टोटल सीट का ये सिर्फ और सिर्फ 20% होता है, जबकि राज्य सरकार ने कितना बोला था कि हम 40% मौका देने जा रहे हैं। 40% तभी पॉसिबल होगा जब वो महिलाओं की अनारक्षित वाली सीट को आप जोड़ेंगे, क्योंकि यही ओपन सीटें होती हैं और ओपन सीट में भी 50% रिजर्वेशन है, इसलिए ये चीजें हुई हैं। ठीक है, यानी कि महिला के लिए 13,435 जो सीट है वो बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी की महिला तो फाइट करेंगे ही करेंगी, बिहार के मेरिटोरियस कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी वाली महिला है वो तो फाइट करेंगी, और अदर स्टेट की महिला भी इसी पर फाइट करेंगी। और यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल निराधार है कि महिलाओं को सिर्फ ओपन सीट पर यानी कि 13,397 सीट पर ले जाना चाहिए, इनको महिला सीट पर नहीं रखना चाहिए। ये निराधार है, ये कहीं पर भी हाईकोर्ट में मामला नहीं टिकेगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो ये मांग की जा रही है कि अदर स्टेट कैंडिडेट को 5% या फिर 10% सीटों पर ही फाइट कराना चाहिए। तो देखिए कोई भी भर्ती जब होती है तो जो नोटिफिकेशन होता है उसके शर्तों पर चलती है। नोटिफिकेशन में अगर पहले से ये बातें मेंशन होती कि अदर स्टेट को हम 5% या फिर 10% सीटों पर अलाउ करेंगे, जो टोटल अनारक्षित सीटें हैं 40%, उसका 5% या फिर 10% सीटों पर अदर स्टेट को मौका मिलता। लेकिन चूंकि ये बातें नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन के शर्तों के हिसाब से ही भर्ती कंप्लीट होगी, यानी कि टोटल 40% सीटों पर ही अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो 5% और 10% वाला मामला भी कहीं पर भी माननीय पटना हाईकोर्ट में नहीं टिकने वाला है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी बनाया जा रहा है माननीय पटना हाईकोर्ट में कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 82 नंबर पर अदर स्टेट की होने के बावजूद भी उनको रिजल्ट उनका जारी किया गया और उनको काउंसलिंग में शामिल कराया जा रहा है, और चूंकि अदर स्टेट के लिए 90 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स था स्टेट में, इसलिए उनको बाहर किया जाए। देखिए ये भी पॉइंट बिल्कुल निराधार है और माननीय पटना हाईकोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिकेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि
अलग से अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। और जो बिहार की महिलाओं के लिए नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई थी, उसमें यह मेंशन किया गया था कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक निर्धारित किया गया है सीटेट में, ठीक है, और सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 60%। सामान्य कोटि के अभ्यर्थी की जब बात आती है तो वहां पर मेल कैंडिडेट की बात की जाती है, उनके लिए 60% यानी 90 अंक कंफर्म है कि उनका सीटेट में होना चाहिए। लेकिन महिला की सामान्य सीटों के लिए सीटेट में मार्क्स 55% मांगा गया है, यानी 82 अंक। अब चूंकि अदर स्टेट की महिला के लिए कोई शर्त ही नहीं थी, लेकिन मेल के लिए शर्त थी कि उनका 60% होगा, जनरल कैंडिडेट के मेल के लिए। अब इसलिए जनरल कैंडिडेट के जो मेल है वो चूंकि जनरल में ही फाइट करेंगे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, इसलिए उनका 60% तय है कि उनका 90 अंक होगा। लेकिन महिलाओं के लिए, अदर स्टेट की महिलाओं के लिए कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। बिहार की महिलाओं के लिए जिक्र किया गया है कि उनके लिए जो सामान्य कोटि की सीटें होंगी वो 55% पर होंगी, 55% यानी कि 82 अंक। अब चूंकि बिहार की महिला भी उसी कोटे में फाइट कर रही हैं जो कि सामान्य वाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया 13,435, और अदर स्टेट की महिला जो सामान्य है वो भी इसी में फाइट कर रही हैं। इसलिए इनके लिए भी जो सीटेट में मार्क्स होगा वो 82 अंक ही होगा। क्योंकि आप ऐसे समझिए, जब 13,397 का जो पूरा मामला है जिसमें बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, और अनरिजर्व में होने की वजह से उनके लिए क्वालिफाइंग में मार्क्स कितना है नोटिफिकेशन के हिसाब से 60% यानी 90 अंक। और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं मेल वाले वो भी इसी सीट पर फाइट करेंगे 13,397, और चूंकि वो अनरिजर्व में काउंट हो रहे हैं तो उनके लिए भी कितना है 90 अंक। यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत एक ही कोटे में होने के वजह से उनके लिए सीटेट में मार्क्स 90 अंक है। इसी प्रकार से महिलाओं को लिए देखिए, अगर अदर स्टेट की महिला है जो कि अनरिजर्व में ही काउंट हो रही है और बिहार की महिला है जो कि अनरिजर्व में ही काउंट हो रही है, दोनों अनरिजर्व है, तो उस कंडीशन में उनके लिए भी समानता के अधिकार के अंतर्गत उनका सीटेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 82 अंक होगा, ना कि 90 अंक होगा। क्योंकि जो फीमेल की अनरिजर्व कैटेगरी की सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स नोटिफिकेशन के हिसाब से 55% है, ठीक है। तो इसलिए अदर स्टेट की महिलाओं के लिए भी 55% ही होगा समानता के अधिकार के अंतर्गत। तो जो भी रिजल्ट जारी किया गया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। जो 82 अंक पर अदर स्टेट कैंडिडेट को पास किया गया फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है, और जो मेल कैंडिडेट हैं उसके लिए तो 90 अंक कंपलसरी है ही। तो ये भी पॉइंट माननीय पटना हाईकोर्ट में कहीं पर भी नहीं टिकेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस हिसाब से देखा जाए तो बीएड भी नोटिफिकेशन में था, तो फिर नोटिफिकेशन की शर्तों पर ही अगर होता है तो फिर बीएड को क्यों नहीं अलाउ कर देना। ध्यान से समझिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की एलिजिबिलिटी को 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है, असंवैधानिक करार दे दिया है। और नियम नोटिफिकेशन के शर्तों पर भर्ती होगी, लेकिन अगर उसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नियम है तो फिर उसे रद्द किया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए, नोटिफिकेशन में तो पहले अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउ नहीं किए गए थे, लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 16(2) ये कहता है कि किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी डोमिसाइल के आधार पर किसी भी कैंडिडेट से आप एक तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि ये नियम जो था नोटिफिकेशन का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसको राज्य सरकार ने बाद में एहसास किया और उसको उन्होंने कैंसिल किया। तो जो नियम नोटिफिकेशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको बदलाव किया जा सकता है, और किसी भी प्रक्रिया के दौरान, मतलब किसी भी भर्ती के स्टेज पर उसमें बदलाव संभव है। इसी के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को इसमें बाहर किया गया है और बीएड के बिना रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, जो कि अगर आप इस याचिका में पॉइंट डालने वाले हैं तो ये बिल्कुल निराधार है, ये मामला कहीं पर भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा मजबूत पॉइंट है जिसके आधार पर आपको राहत मिल सकती है। विकलांग कोटे को लेकर के बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि अदर स्टेट के विकलांग कोटे को भी यहां पर विकलांग कोटे का लाभ दिया गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, विकलांग कोटे में 4 कोटा बनाया गया है और प्रत्येक कोटा 1-1% को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल मिलाकर के टोटल विकलांग जो कोटा होता है फिजिकली हैंडीकैप का वो 4% होता है, और प्रत्येक कोटे में 4% को 1-1% में बांट दिया गया है। अब सामान्य के लिए जो सीट है 67,066, इसका 1% अगर आप निकालेंगे तो 670 के आसपास आएगा। अब यहां से समझिएगा, दिव्यांग कोटा जो होता है और स्वतंत्रता सेनानी जो होता है, ये ऐसे कोटे होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो वर्टिकल रिजर्वेशन में पहले से इंक्लूडेड है। जैसे मान लीजिए टोटल 80,000 प्राथमिक के लिए सीटें थीं, तो 80,000 में से 40% सीटें अनरिजर्व के लिए हो गई, बाकी का कैटेगरी वाइज यहां पर सीटों का बंटवारा हो गया। अब
जब ये वर्टिकल रिजर्वेशन यानी कि कैटेगरी के हिसाब से बंटवारा हो गया, उसके बाद उस कैटेगरी में फिर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कि 40% अनरिजर्व की हो गई, तो उसमें 50% महिलाओं के लिए जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, 40 में से फिर 50% यानी 20% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। अब ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया है, अब उसी में प्रत्येक कैटेगरी में 4-4% पीएच के लिए रिजर्वेशन होता है। और अगर पीएच का भी चारों कैटेगरी में अलग अलग बांट दिया जाए तो 1-1%, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कैटेगरी में भी ये 4% अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे कि ओपन की जो सीट होगी उसमें भी 4% होगा, क्योंकि यहां पर जो आप सीटें देख पा रहे होंगे, ये टोटल सीट का 1-1% दिखाया जा रहा है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना, टोटल सीट का 1-1% नहीं होता है। टोटल सीट को जब हमने वर्टिकल रिजर्वेशन में बांट दिया, उसके बाद से वर्टिकल रिजर्वेशन के कैटेगरी के प्रत्येक कैटेगरी में 1-1% ये सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा। यानी ओपन की जो 1% सीट होगी वो किसके लिए रिजर्व होगी? वो दृष्टिबाधित के लिए रिजर्व होगी। ओपन की 1% किसके लिए रिजर्व होगी? वो डीडी के लिए रिजर्व होगी। ओपन की 1% ओएच के लिए और 1% एमडी के लिए रिजर्व होगी। ठीक है, यानी ओवरऑल ओपन का 4% सीटें जो है वो रिजर्व होगी किसके लिए? दिव्यांग कोटे के लिए। अब चूंकि 40% सीट जो ओपन है उस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका मिल रहा है, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो इस दिव्यांग कोटे के लिए भी बिल्कुल एलिजिबल है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो अदर स्टेट का जो टोटल सीट है, जैसे आप महिला को देख रहे हैं, महिला के लिए 13,435 है, और पुरुष के लिए तो होता ही नहीं है। ओपन जो सीटें हैं 13,397, इस 13,397 जो ओपन सीटें हैं इसका आप 1% निकालेंगे तो वो किसके लिए दिया जाएगा? वो दिया जाएगा आपका वीआई के लिए। और 1% और निकालेंगे तो वो डीडी के लिए दिया जाएगा, 1% और निकालेंगे तो ओएच के लिए, और 1% और निकाल देंगे तो एमडी के लिए। यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी फाइट कर सकते हैं इस जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला सीट है उस पर। लेकिन किस कोटे में? अनारक्षित वाले कोटे में। और चूंकि मैंने आपको बताया दिया कि जितने भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड होंगे उसमें 4-4% फिर अलग से डिवाइड किया जाता है। अगर आप सबको कैलकुलेट करके अलग अलग करके जोड़ेंगे तो उतना ही सीट आएगा जो कि ओवरऑल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी कहीं से भी आधार नहीं है कि अदर स्टेट के दिव्यांग कैंडिडेट को क्यों मौका दिया गया दिव्यांग कोटे में। ठीक है, ये भी बिल्कुल निराधार पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये बनाया जा रहा है कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनको मेल कैंडिडेट पर क्यों भेजा गया। देखिए, ये भी पॉइंट बिल्कुल निराधार है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि रिजर्वेशन हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल हो, अगर मेरिटोरियस कैंडिडेट है तो उसको ओपन सीट पर ही जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी योग्यता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप इसको दूसरे वे में समझिए, कानून वगैरह सब कुछ भूल जाइए। आप ऐसे समझिए, महिलाओं के लिए 50% सीटें अगर रिजर्व कर दी गई, मान लीजिए 10 सीट है जिसमें से 5 सीटें महिला के लिए रिजर्व कर दी गई और 5 सीटें आप पुरुष के लिए रख देते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 5 सीटें पुरुषों के लिए भी रिजर्व हो गई, जबकि रिजर्वेशन तो पुरुषों को दिया नहीं गया है। रिजर्वेशन किसको दिया गया? महिलाओं को दिया गया है। तो 50% यानी 5 सीटें जो महिलाओं के लिए रिजर्व है, अगर कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट है तो महिला होते हुए भी वो ओपन सीट पर जा सकती है, क्योंकि वो ओपन सीट महिला और पुरुष दोनों के लिए खुला हुआ है, उस पर पुरुष का हक नहीं है। वो सीटें ओपन है, जो मेरिट के आधार पर बंदा जाएगा वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग तो होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। मैं स्टार्टिंग से ही जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय से ही ये बातें बोल रहा हूं कि ओवरलैपिंग होगा। उस समय भी मेरा बहुत विरोध हो रहा था कि ओवरलैपिंग संभव ही नहीं है। उस समय मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उसी कोर्ट जजमेंट को कोट करते हुए बताया था कि ओवरलैपिंग को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ओवरलैपिंग का प्रोसीजर सही अपनाया जाना चाहिए। मैं उस समय से ही बोल रहा था कि ओवरलैपिंग अगर होगा तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन करना होगा, लेकिन चूंकि आयोग ने नॉर्मलाइज्ड स्कोर अभ्यर्थियों को नहीं बताया है, इसलिए ये संदेह है कि नॉर्मलाइजेशन किया गया है अथवा नहीं, ये संदेह के घेरे में है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन किए बिना ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले तो आपको समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 का प्रयोग करते हुए इसको चैलेंज करते हैं अगर आप पटना हाईकोर्ट में, तो निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट जो है वो बहुत मजबूत है। देखिए, पिटिशनर बनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो। लेकिन अगर आप
किसी OMR सीट में कोई गलती किए हुए हैं और अगर आपका ज़्यादा नंबर था उसके बावजूद आपका नहीं हुआ, तो आप ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बातें तो नोटिफिकेशन में पहले से मेंशन की गई थी। हालांकि आयोग ने OMR पर कुछ गलतियों को राहत दी है, लेकिन उनके पास अभी भी फैसला रिजर्व है कि वह आपका कैंडिडेचर यानी अभ्यर्थन निरस्त कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पर आपको देखनी होगी। सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें चल रही हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा बातें फेक होती हैं, उस पर विश्वास नहीं करना है। जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कानूनी तौर पर आपको मजबूत बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पर आपको फोकस करना है। ये सभी बात अपने आप निराधार हो जाएगी अगर मेरिट रिवाइज हो जाती है और नॉर्मलाइजेशन और कुछ चीज़ें जो मैं आगे बताने वाला हूं उस पर फोकस किया जाता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट सबसे मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि इससे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट को मेल कैंडिडेट के साथ एक साथ मेरिट बना रहे हैं, यानी कि सबको समान मान रहे हैं, जब सबको समान मान रहे हैं तो पेपर भी समान होना चाहिए। एक कैंडिडेट जिसके लिए पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, दूसरी कैंडिडेट जिसके लिए पेपर का लेवल थोड़ा आसान था, तो आप उसको एक मेरिट में कैसे ला सकते हैं? एक मेरिट में लाने के लिए सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल बराबर करना होगा। डिफिकल्टी लेवल बराबर करने का एक ही केवल रास्ता है और वो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन। अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के ये रिजल्ट जारी हुआ है तो निश्चित तौर पर आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन है, जिसके तहत रिजल्ट पर माननीय पटना हाईकोर्ट के माध्यम से डायरेक्टली हस्तक्षेप किया जा सकता है अगर मजबूती से ये पॉइंट रखा गया। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन सबसे मजबूत पॉइंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन जितने भी मीडिया में खबरें चल रही है वो सब कुछ फेल हो जाएंगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन वाला मामला कभी फेल नहीं होगा। अगर आयोग ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, जो नियोजित शिक्षकों का मामला है उसको अगर आप डायरेक्टली नियोजित शिक्षक बोल करके चैलेंज करेंगे तो ये मामला कहीं पर भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। इसको आपको RT एक्ट से जोड़ करके माननीय कोर्ट के समक्ष रखना है। RT एक्ट में बातें मेंशन की गई हैं कि जो शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे वो 30:1 के रेशियो के आधार पर सृजित किए जाएंगे। बिहार राज्य सरकार ने क्या किया कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको तो वो छात्र शिक्षक अनुपात में पहले ऑलरेडी काउंट कर चुकी है। जब ऑलरेडी काउंट कर चुकी है तो जो बच्चे एडमिशन लिए होंगे उसके आधार पर कितने शिक्षकों की ज़रूरत है उसको जोड़ करके उन्होंने पद सृजित कर दिए। लेकिन टोटल जो ओवरऑल बच्चे थे, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल जो बच्चों का इनरोलमेंट था बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में, उन बच्चों को उन्होंने जोड़ा और उन बच्चों में 30 से भाग दे दिया। अब जो टीचर की संख्या आई उसमें उन्होंने 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उसको उन्होंने माइनस कर दिया और जो बचे शिक्षक थे उनको पद सृजित करके वो 80,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर देती है। लेकिन यहाँ पर बिहार राज्य सरकार एक गलती ये करती है कि चूंकि नियोजित शिक्षकों को वो इस भर्ती में शामिल होने का मौका दे रही है, अभी हाल ही में उन्होंने अलग से उनकी नियमावली निकाली, तो वहाँ पर चूंकि उन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात में उनको काउंट कर लिया। अब अगर उनको इस BPSC के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से अगर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो छात्र शिक्षक अनुपात जो पहले कंसीडर किया गया था वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि आपने उसी नियोजित शिक्षक को माइनस कर दिया और उसी नियोजित शिक्षक को इसी पद पर आप हायर करने जा रहे हैं, यानी कि कोई भी नया टीचर आपने हायर ही नहीं किया, यानी आपका छात्र शिक्षक अनुपात कैलकुलेशन करने का प्रोसेस गलत था। वो प्रोसेस गलत था क्योंकि आपने उस शिक्षक को ऑलरेडी काउंट कर लिया है और उस टीचर को फिर से ज्वाइन कराने जा रहे हैं जहां पर एक नया टीचर ज्वाइन होना चाहिए था। तो छात्र शिक्षक अनुपात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि आप केवल ऐसे कहेंगे कि नियोजित शिक्षक को दोबारा ज्वाइन करें, तो इसमें कोई आधार नहीं है। लेकिन RT एक्ट के इस महत्वपूर्ण प्रावधानों के अंतर्गत इसी चीज को दूसरे वे में प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून भी आपकी मदद करेगा। तो पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो देखिए 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो नियोजित शिक्षकों को आपको RT एक्ट से जोड़ करके रिप्रेजेंट करना है और दूसरा आर्टिकल 14 का उल्लंघन है अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।